फिर उसके हिसाब से देखोगे तो आ जाएगा यहाँ से 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन नाम, ठीक है। उतना लंबा कहां खींचोगे, इसी में लिखो, इसी के बेसिस पे बना देंगे। क्या आ जाएगा ये 5 मिथाइल क्या यूरासिल राइबोस ग्रुप से जुड़ेगा इसमें, तो ग्वानिन का ग्वानोसिन, एडेनिन का एडेनोसिन, थाइमिन का थाइमिडिन, साइटोसिन का साइटिडिन और यूरासिल का यूरिडिन। क्लियर। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे इसमें से फॉस्फेट ग्रुप तो हो जाएगा ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर आ जाएगा तुम्हारा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद यूरिडिन मोनोफॉस्फेट और आ जाएगा साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए अब बायो का आगे का जो भी टॉपिक हम लोगों का, ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में तुम लोग का लिपिड वगैरह तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज वाले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड फिर एंजाइम्स है। आज और कल के क्लास आराम से करो, तो क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, ठीक, और कुछ तुमको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो इस हिसाब से थोड़े से आराम से करेंगे। तो भाई 2 दिन का टाइम है ये अपने पास, क्योंकि कल नया सब्जेक्ट या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो भी कोई मतलब का नहीं निकलने वाला। इससे बढ़िया 2 दिन में आराम से इसको निपटाओ और पूरा समझ करके खत्म करो, क्योंकि मैंने तुमको जैसे पहले भी बोला था कि ये चैप्टर तुम्हारा बायो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंस सभी का है, लेकिन उन सब में भी अगर कंपेयर करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा ये हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली में मैंने आज मिस्टेक कर दिया, 12th वालों का भी सेम क्लास था आज भी, उनको भी मैंने आज न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ाया हुआ है। हालांकि उनको मेरे को डीएनए तक बताना था, ठीक है, तो उनको तो मैंने डीएनए तक बताना था, पर तुमको डीएनए बस नहीं बताना था, क्योंकि तुम्हारे जो बुक है, ये अभी अपडेटेड बुक आया हुआ है, उसमें से तुम्हारा ये डीएनए वगैरह सब निकाल दिया गया, तो उसको तुमको डील ही नहीं करना। क्लियर। तो जो उन लोग का 1 घंटे का क्लास हुआ था, 45 मिनट का क्लास उसका तुम्हारे लिए था। अगर तुमको मैंने उसी क्लास में ऐड कर लिया रहता तो मेरे को डबल नहीं करना पड़ता। अब मैं उसी चीज को 2 बार यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, उतने टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं आया, या तो उनको मेरे को तुम्हारे बैच में डाल देना था या तुम्हारे बैच को उस बैच, हालांकि किसी में भी किया रहता वही हुआ होता, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो कोई नहीं, निपटाया जाए जल्दी। वेट, ठीक है। हेडिंग लगाओ आज के लिए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। हाँ, एक चीज और, क्या है, अभी 1 घंटे पहले 12th वालों का क्लास हुआ है, चीजें मेरे दिमाग में अभी वैसी के वैसी घूम रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड निकाल दूं और तुमको समझ में ना आए तो रोक देना, वहां पे मैं स्पीड स्लो कर दूंगा। क्लियर, ठीक है। तो जहां पे भी थोड़ा भी डाउट आए तुरंत रोक देना, या लगे कि भाई स्पीड हो रहा है तो तुरंत बता देना कि नहीं थोड़ा सा स्लो डाउन करना है करके। क्लियर, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते क्या क्या है। जनरली अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो डीएनए और आरएनए, भाई उसके बारे में तो पढ़ते हुए आए अभी तक, ठीक है। तो डीएनए आरएनए, एक्चुअली में इस वाले टॉपिक में तुमको एटीपी एडीपी क्या होता है इसके बारे में जानना है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा टॉपिक कवर, ठीक है। तो ध्यान देना, जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़े हुए थे इसके नाम पे हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ा हुआ, एक तो डीएनए, एक हो जाएगा आरएनए। डीएनए जो रहता है ये तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड आ गया, और आरएनए क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, 2 चीज, एक आ जाएगा तुम्हारा डीएनए और एक आ जाएगा आरएनए। ये दोनों है, क्या बोलने से, ये दोनों होता है जेनेटिक मटेरियल। 12th में इसको डिटेल देखना है, अभी सिर्फ भेजे में छोटे छोटे एलिमेंट्स बिठाओ, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बहुत चीज रेड्यूस कर दिया, छोटा सा ही पार्ट दिया हुआ है, और 12th में पूरा डिटेल देखना है, डिटेल। अब मेरे को ये समस्या ये हो जाता है कि 11th में जब उतना डिलीट कर दिया तो कुछ पढ़ाना ही नहीं यहाँ पे एक तरीके से, और बेसिक एलिमेंट्स भी बहुत कम बताने हैं, और 12th में जाने के बाद भर भर करके मिल जाएगा तुमको, तो फिर सारा कुछ वहीं पे इकट्ठा आता है। तो पिछले साल तक के लिए होता था कि मैं 12th के कंटेंट आधे में 11th में निपटा देता था, समझ में आ रहा है। लेकिन इस साल वैसे नहीं करने वाला मैं, क्योंकि मैंने देख चुका है 12th के जितने भी कंटेंट में 11th में करवा दो, 11th का एक भी एलिमेंट 12th पहुंचे तक रहता ही नहीं है भेजे में। मैं जितना भी मेहनत कर लूं अभी इस चैप्टर में, मेरे को पता है कि आधे से ज्यादा तुम भूल ही चुके रहोगे, और रिवीजन तो वैसे करोगे भी नहीं 12th आते तक। तो 12th में जो टॉपिक हम लोग को कवर करना रहेगा वो भी पूरा बेसिक से ही करना रहेगा, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा था, अदरवाइज मैं तुमको 12th के साथ में कभी ऐड नहीं करता, इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि उनको भी बेसिक से ही करवाया जा रहा है अभी भी, तो तुमको उसमें ऐड कर देना था, बट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना एलिमेंट्स हो सके भेजे में बिठाने का कोशिश करना, ठीक है। चलो, डीएनए आरएनए क्या होता है, ये होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक। डीएनए जनरली सभी ऑर्गेनिजम्स में तुमको जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने के लिए मिलेगा,
कुछ कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे भी कोरोना वायरस आया हुआ था, तो उसमें तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा देखने के लिए मिलेगा? आरएनए। क्लियर? तो माइक्रोब्स में वो भी कुछ कुछ में देखने के लिए मिलता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। क्लियर? ध्यान से समझो, डीएनए जो है थोड़ा सा स्टेबल होता है, आरएनए थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल देखा हुआ है। इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड हो गया। और आरएनए बोलेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड हो गया। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पस सेल, पस सेल, वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड रहता है ना, जब किसी को अगर चोट लग जाए तो वहां पे फिर बोलते हैं ना कि व्हाइट हो गया है वो पूरा का पूरा, तो ब्लड जो रहता है वहां पे डब्ल्यूबीसी, एक्चुअली में डब्ल्यूबीसी जो रहता है वो डेड हो चुका रहता है, तो डेड डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पस सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेड डब्ल्यूबीसी। एक काम करो, फर्स्ट डिस्कवर इन न्यूक्लियस लिखो, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल में ये मिला हुआ था। डिस्कवर करने वाला जो आदमी था उसका नाम था फ्रेडरिक, और क्या बोलते हैं उसको? मिशर, मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। तुम्हारे काम का नहीं है, 12th में याद करेंगे, नाम यहाँ पे लिखो मत, तुम्हारे बुक में कोने कोने नहीं दिया है। ठीक है, 12th में लेकिन नाम दिया है, 12th में नाम भी याद करना है। मेरे को याद था, मैंने बता दिया, फ्रेडरिक मिशर, मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। इसने जब न्यूक्लिक एसिड को ढूंढा था तो इसने इसको सबसे पहले न्यूक्लियंस बोला था, न्यूक्लियंस। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस में मिला हुआ था। और जब पहली बार इसको देखा गया तो उसको उसके एसिडिक नेचर, न्यूक्लिक एसिड बोल रहा है ना इसको, तो जब पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था तो इनिशियली उसके एसिडिक पार्ट के बारे में नहीं पता चला था। बाद में ऑल्टमैन नाम का एक आदमी आया और उसने उसी न्यूक्लिक एसिड के एसिड पार्ट को डिस्कवर कर लिया, तो इसका नाम जो है ये बाद में न्यूक्लिक एसिड दिया गया। पहले सिर्फ न्यूक्लियंस था, बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया। आ गया होगा इतना समझ में? क्लियर? क्लियर? बस सुनने और समझने के लिए लिखवाने वाले एलिमेंट्स में लिखवाऊंगा जो तुम्हारे काम के, ध्यान देना। तो फर्स्ट डिस्कवर इन फर्स्ट सेल, और इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, मतलब न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल, इसको बोलेंगे डेड डब्ल्यूबीसी। क्लियर? डिस्कवरर का नाम तुमको नहीं लिखना और आगे के मॉडिफिकेशन का नाम भी तुमको नहीं लिखना है। नेम भी किया गया है 2 बार। क्लियर? पर उतने पे हम लोग नहीं चलते, नेक्स्ट आगे देखो। सॉरी, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड रहता है ये बेसिकली बनता किसका है। हम लोगों ने ये भी पॉलीमर है, ये भी क्या है? पॉलीमर, तो इसका भी भाई मोनोमर होने वाले रहेंगे। तो ध्यान से देखते हुए चलो कि इसको तोड़ते हुए चलेंगे तो कहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, फिर एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे, सबका डिटेल देखेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले में आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना हुआ होता है बोलोगे तो ये बना हुआ रहता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड, टी 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 आई डी, टाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है बोलोगे तो ये बना हुआ रहता है न्यूक्लियोसाइड का। ये टीआईडी वो एसआईडी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ रहता है ये हम लोग देखेंगे अभी पूरा डिटेल में। पहले इतने फ्लो चार्ट को दिमाग में बिठाओ, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 3 ही लाइन है भाई, चिपकाओ जल्दी कॉपी में, और इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अभी लिखेंगे इसको डिटेल में, इसीलिए बोल रहे हैं पहले इतने को चिपकाओ जल्दी। हो गया होगा? डन, गुड। नेक्स्ट अब देखो, एक एक स्ट्रक्चर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से फिर तुम्हारा चले जाएंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड, सीधा सीधा। ठीक है, चलो भाई देखो पहले नंबर पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसका किसका बना हुआ रहता है बोलोगे तो बेसिकली ये तुम्हारे 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है। एक हो जाएगा शुगर, ठीक, और एक आ जाएगा यहां से नाइट्रोजिनस बेस। इसको हम लोग N2 बेस शॉर्ट में लिखते हैं, N2 बेस, नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर? ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। अब ध्यान दो, यहाँ पे आया हुआ है शुगर। शुगर में कौन सा लेंगे? जाहिर सी बात है, नाम पे लिखा हुआ है राइबोस, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा राइबोस शुगर। 2 टाइप के शुगर यूज होंगे, मतलब राइबोस शुगर ही यूज होगा, लेकिन उसके 2 टाइप से यूज होंगे। एक तो तुम्हारा डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी वर्जन जो हम लोगों ने किया हुआ है, और एक हो जाएगा तुम्हारा उसमें से राइबोस शुगर।
ठीक है, तो यहां से शुगर जो है इसको हम लोग कौन सा शुगर ले रहे हैं, ये हो जाएगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर था राइबोज शुगर, और इसका नाम जो रहेगा यहां पे ध्यान देना, बीटा डी राइबोज। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ किसी को डाउट आ रहा हो, बीटा का मतलब समझ में आ रहा होगा, OH ग्रुप ऊपर में होने वाला है, क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं एक बार फिर से, ध्यान दो, ये आ जाएगा तुम्हारा कार्बन का चेन, यहां से ये आ गया, ये आ जाएगा यहां से OH ऊपर H नीचे, बाकी OH नहीं लिख रहा, यहां से आ जाएगा ये CH2OH और यहां से आ जाएगा ये H, यही था स्ट्रक्चर, HOH, क्लियर, बस ये हो जाएगा तुम्हारा भाई पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर, कैसा है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, मतलब बीटा है, बीटा OH ऊपर में आ गया, बीटा हो गया, और डी कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई पेंटोज शुगर। अब ध्यान दो, ये तो सब पढ़े हुए थे, ये नया देखना है तुम्हारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, और यही तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, डायग्राम में भी दिया हुआ है, ठीक, तो नाइट्रोजनस बेस सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे न्यूक्लिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे 11th के सिलेबस के हिसाब से नाइट्रोजनस बेस, और नीट के हिसाब से देखो तो पूछे नहीं है 11th में, ये सब हमारे कोई काम का नहीं, काम का तो है भाई, ये सारा बेसिक है, हम लोग को 12th में भर भर करके पढ़ना है, और ठीक है, चलो पूरा चैप्टर है 12th में इसका। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस बेसिकली दो टाइप से मिलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, क्लियर, और एक को हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन, एक को बोला जाता है प्यूरिन, एक को बोला जाता है पिरिमिडीन, एक को बोलेंगे प्यूरिन, एक को बोलेंगे पिरिमिडीन, ठीक है, क्लियर, अब ध्यान दो, इनका स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा, पहले इनका नाम तो याद करो, प्यूरिन, प्यूरिन में तुम्हारे दो चीजें आते हैं, कौन कौन सा, एडिनिन, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, एक आता है ग्वानोसिन, क्लियर, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जी से, तो एक हो गया एडिनिन, एक हो गया ग्वानोसिन, पिरामिडिन में तुम्हारे तीन चीजें आती है, क्या क्या आएगा इस पे, एक आ जाएगा यहां पे तुम्हारा यूरासिल, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा थाइम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टी से, थाइमिन हो गया, तो यूरासिल थाइमिन, ये दो, एक और बचेगा साइटोसिन, क्लियर, एक और आ जाएगा यहां से साइटोसिन, तो तुम्हारे यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से, ध्यान दो, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन, क्लियर, अब ध्यान से समझना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, AGC, ये तुम्हारे आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं, लेकिन यूरासिल जो है ये सिर्फ मिलेगा आरएनए में, ओनली इन आरएनए, और थाइमिन जो है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, इसका मतलब आरएनए में तुम्हारा थाइमिन नहीं होता और डीएनए में तुम्हारा यूरासिल नहीं होता, आ गया ये समझ में, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ओनली इन डीएनए, क्लियर, इसका मतलब अगर डीएनए की बात करें, जैसे हम लोग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो हम हमारे में क्या मिलेगा, प्यूरिन में मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में क्या मिलेगा, थाइमिन, साइटोसिन, क्लियर, और वहीं अगर आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए जो रहता है उसमें मिलेगा तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है, क्लियर, बस इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने हैं, तो पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके डिटेल, बाकी डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे सीधा, ध्यान दो, अच्छा इसको लिखोगे क्या, पहले लिख लो तो, कि पहले स्ट्रक्चर बता दे फिर लिखोगे, नहीं लिख लो भाई, हैवी हो जाएगा, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे, इवन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो मैंने ओरली बोला हुआ है, अगर तुमको लगे लिखना है तो लिख लिया करो, बार बार बोल रहा हूं, सारे चीजों को मैं बोर्ड में तो कतई ना लिखने वाला, ठीक है, लिखूंगा ही नहीं भाई, बुक थोड़ी छापना है यहाँ पे, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेसिक एलिमेंट्स है, जो तुमको ना लगे कि ये आगे में याद आएगा या फिर भूलने टाइप का लगेगा, उसको चुपचाप लिखा करो वर्ड्स में, स्टेटमेंट में, डन, गुड, नेक्स्ट, अब देखो,
अब हम लोग पहले राइबोस शुगर तो देख लिए, नाइट्रोजनस बेस मतलब N2 बेस। सबसे पहले में क्या आ गया है यहां से, जैसे प्यूरिन की बात करेंगे, इधर ले लेते हैं पिरिमिडिन। ठीक, तो प्यूरिन में टोटल कितनी चीजें हैं, दो। क्या क्या हो जाएगा, एडेनिन और गुआनोसिन। एक काम करो, पहले प्यूरिन और पिरिमिडिन का जनरल स्ट्रक्चर देखो, जनरल स्ट्रक्चर ध्यान से। प्यूरिन, इनके लिए जनरल स्ट्रक्चर देखो। प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें तुम्हारे दो साइकिल आएंगे, एक 6 कार्बन का, एक 5 कार्बन का। याद करते चलो, एक 6 कार्बन का, एक 5 कार्बन का। कितना, एक 6 कार्बन का, एक 5 कार्बन का। तो इसमें से दो पहले बनाएंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक हो गया 6 कार्बन का, एक आ जाएगा इसमें से 5 कार्बन। ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन। अब यह ध्यान दो कहां कहां पे क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले इसमें से आ जाएगा एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे। डबल बॉन्ड लगाएंगे, जहां जहां पे लगाते चल रहा हूं वैसे वैसे चुपचाप कभी चिपका लो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनिक किए नहीं हो, और बताऊंगा भी उसका प्रोसीजर तो भाई बड़ा लंबा खींचाएगा वो। इसीलिए डबल बॉन्ड जहां जहां पे लगाए चुपचाप चिपकाओ। एक आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा यहाँ पे, और इसका डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। क्लियर क्लियर, ये हो जाए जहां जहां छोड़े हुए हैं वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है, सीधी सी बात। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल। पिरिमिडिन, पिरिमिडिन के लिए बस एक ही डब्बा बनाओ। क्लियर, एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन है यहाँ पे। नंबरिंग करो एक, अच्छा नंबरिंग करना भी तो सिखाना है। देखो नंबरिंग कैसे किया जाएगा, यहां से नंबरिंग चालू करोगे इसमें। ये हो जाएगा पहले नंबर का, सॉरी यहां से नहीं, यहां ऊपर से। ये हो जाएगा पहले, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबर वहीं से चालू करेंगे। ये आ गया तुम्हारा पहले नंबर का, ये आ जाएगा दूसरा नंबर, ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, और ये हो गया 6, 6 हो गया। अब आगे कंटिन्यू करोगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। क्लियर, ऐसे ही नंबरिंग करना है। इसमें नंबरिंग देखो इधर से चालू करेंगे, एक आ जाएगा, अच्छा इसमें भी नहीं जोड़े, वेट, एक हो जाएगा यहां से ये पहले नंबर का, ये हो गया दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये 4, और ये 5, और यहां पे आ जाएगा ये 6। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब इसी का यूज करके हम लोग एडेनिन और ग्वानिन बनाएंगे, और इसका यूज करके हम लोग बाकी तीनों यूरासिल, थायमिन और क्या बोलते थे उसको, साइटोसिन, ये बनाएंगे। क्लियर, चल ये दोनों को बनाओ जल्दी, स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉपरली बनाओ, ऐसे ही जल्दी बनाओ जल्दी। डन, गुड। अब प्यूरिन के दो स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा है देखो। मैं यहाँ पे तुमको नेमिंग करना, मतलब नेमिंग के हिसाब से कार्बन चेन में सब्सटेंसेस को अटैच करवाना तो हम लोगों ने क्लास 10 में देखा ही हुआ होगा। ठीक है, वहां पे जिस हिसाब से, जिस नंबर पे तुमको अटैच करने के लिए बोलेगा, जिस ग्रुप को अटैच करने के लिए बोलेगा, उस हिसाब से कर देना। तो यहाँ पे अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते, ध्यान देना। सबसे पहले मैं एडेनिन, एडेनिन को बोला जाता है, यहां पे बोलेंगे इसको 6 एमीन, 6 एमीन, और क्या हो जाएगा ये, प्यूरिन। इसका दूसरा नाम क्या है, 6 एमीन प्यूरिन। क्लियर, 6 एमीन प्यूरिन। ध्यान दो 6 एमीन प्यूरिन कैसे बनाएंगे, 6 नंबर पोजीशन ये है, यहां पे तुमको क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है। तो ये स्ट्रक्चर चिपकाओ यहीं पे, मैं इसको लेकर के आता हूं, वेट। ये आ गया प्यूरिन का प्यूरिन, 6 नंबर ये वाला पोजीशन है। ठीक है, 6 नंबर तुम्हारा ये वाला पोजीशन आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग को क्या चिपकाना है, एमीन। एमीन के लिए क्या चिपकाओगे, ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा ये NH2, क्या आ जाएगा, NH2, एमीन। एमीन ग्रुप जुड़ गया, ये बन गया तुम्हारा एडेनिन। क्लियर, अब इसी से हम लोग बनाएंगे ग्वानिन। ध्यान देना, ग्वानिन सेम स्ट्रक्चर चिपकाएंगे। इसका नाम क्या होता है, नाम याद रखो, नाम याद रखो तो स्ट्रक्चर बना डालोगे। इसका नाम क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका नाम होता है 2 अमाइन एमीन।
6 ऑक्सी। 6 नंबर पे ऑक्सी मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, सेकंड नंबर पे एमीन ग्रुप जुड़ेगा बस। और ये क्या हो जाएगा? प्यूरिन। याद हुआ? इसका नाम है 6 एमीन प्यूरिन, इसका नाम हो जाएगा 2 एमीन 6 ऑक्सी प्यूरिन। 2 एमीन 6 ऑक्सी प्यूरिन, सेम स्ट्रक्चर चिपकाओ यहीं पे। अब एमीन ग्रुप को ले आना है सेकंड नंबर पे, और छठवें नंबर पे क्या चिपका देना है? एक ऑक्सीजन। देखो ठीक, ये क्लियर इतना? यहां से डबल बॉन्ड हटाएंगे क्योंकि यहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड एक चिपकेगा, ध्यान दो। ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा भाई ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे ये NH2 सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया। और सेकंड नंबर पे क्या चिपकाने के लिए बोल रहा है? एमीन। तो सेकंड नंबर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एमीन। ये आ गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा ये NH2। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ग्वानिन का। क्लियर? क्लियर? स्ट्रक्चर बनाने सीखे? जनरल स्ट्रक्चर उठाओ। पहले वाले का नाम है 6 एमीन प्यूरिन, छठवें नंबर पे एमीन चिपका दिए। दूसरे वाले का नाम है 2 एमीन 6 ऑक्सी प्यूरिन, तो दूसरे नंबर पे एमीन, छठवें नंबर पे ऑक्सी, और प्यूरिन का प्यूरिन चिपका दिए। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर बनाओ दो, तो फिर 3 उसका बनाए जल्दी। एक का करो जल्दी, फिर 3 उसका बनाएंगे, जल्दी करो जल्दी। अच्छा एमीन लिख, अच्छा एमीन भाई, एमीन लिखे या एमिनो लिखे वही है, ये ओ चिपका दो। ठीक है, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन वही है। क्लियर? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। डन हो गया क्या? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पिरिमिडिन। पिरिमिडिन के टोटल तुम्हारे कितने थे? 3 स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो ध्यान दो। अच्छा इसको मेरे को पहले छोटा बनाने दो, वेट। हाँ, तो पिरिमिडिन, पिरिमिडिन के टोटल कितने हैं? 3। सबसे पहले में देखेंगे यूरासिल। ऊपर नीचे बना रहा हूं, ऐसे ही आ जाएगा। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा इसमें? यूरासिल। ठीक है, यूरासिल का यूरासिल का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है 2,4 डाइऑक्सी, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। ट्राई करो तो बनाने का, देखें स्ट्रक्चर ट्राई करो तो बनाने का, जल्दी स्ट्रक्चर ट्राई करो जल्दी, फिर मैं नीचे में बना रहा हूं, मैच करना जल्दी। स्ट्रक्चर ट्राई करो, इसी का स्ट्रक्चर ट्राई करो जल्दी। हो गया होगा? आगे देखो। नेक्स्ट मैं यहां पे इसको बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। चलो अब इसमें से जो जो एलिमेंट्स है उसको लिखते हुए चलना है, जो जो चिपकाने का उसको चिपकाते हुए चलो। अब 2 नंबर पोजीशन खाली कर दो, 4 नंबर पोजीशन खाली कर दो, और यहां से डबल बॉन्ड निपटा दो। एक काम करो भाई, इतना लंबा चौड़ा कहां आ रहा है, वेट लिखने दो पूरा। ये आ गया तुम्हारा क्या? पिरिमिडीन। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे चिपका हुआ था, इसको मारो गोली, यहां से आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, यहां से आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। क्लियर? ये सेकंड नंबर पोजीशन या फोर्थ नंबर पोजीशन, दोनों में ऑक्सीजन चिपका दिए, फिर ये बाकी सब सेम रहने वाला है। यहाँ का एक डबल बॉन्ड बस बचेगा, बाकी दोनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये खा गया, ये डबल बॉन्ड है तो ये खा गया, सीधा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा तुम्हारा यूरासिल का स्ट्रक्चर, यूरासिल। उसके बाद फिर थाइमीन। थाइमीन, थाइमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये होता है 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलेंगे इसको? 5 मिथाइल यूरासिल। पिरिमिडिन के फॉर्म में नहीं ले रहा है, वो लंबा जाएगा। फिर उसके हिसाब से देखोगे तो आ जाएगा यहां से 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन नाम। ठीक है, उतना लंबा कहां खींचोगे, इसी में लिखो, इसी के बेसिस पे बना देंगे। क्या आ जाएगा ये?
5 मिथाइल, 5 मिथाइल क्या है, यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल। तो मिथाइल का मिथाइल ही लोगे, और सॉरी यूरासिल का यूरासिल ही लोगे, और 5th नंबर क्वेश्चन पे क्या चिपकाना है, मिथाइल ग्रुप। तो ये का यही आएगा। ठीक, डबल बॉन्ड ना हटाना, चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो वहां पे लग नहीं रहा है, CH3 जो रहता है वो सिंगल बॉन्ड से टूट जाता है। तो ये होगा क्या, यहाँ पे ये आएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, CH3। क्लियर, 1 2 जल्दी बनाओ, जगह खत्म हो गया, तीसरे वाले को फिर बनाते हैं, जल्दी बनाओ जल्दी, फिर एडजस्ट करेंगे, जल्दी करो जल्दी। स्ट्रक्चर एज इट इज बनाओगे, बिना किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशन किए हुए, ऐसे ही बनाओ जल्दी। डन, हो गया होगा, चलो हो गया, डन, गुड। अब इसको छोटा कर दूं तो बनेगा भाई, जगह मिलेगा फिर। थर्ड, यहां पे क्या जाएगा, क्या छूटा, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन जो रहेगा इसका, इसके लिए तुम्हारा नाम होता है इसमें से 2 ऑक्सी 4 अमीन या अमीनो, ठीक है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो, और ये हो जाएगा पिरिमिडीन, इसी के टाइप से आएगा। उसमें थोड़ा सा नाम चेंज है, मतलब सेकंड वाले, ठीक है, नाम थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, इसमें अमीनो और ऑक्सी का इसमें से पोजीशन चेंज हो जाता है। तो इसमें करेंगे क्या, सेम चीज, 2 ऑक्सी लिए हुए हैं, तो ये 2 ऑक्सी का 2 ऑक्सी रहने वाला रहेगा। और क्या बोल रहा है, 4 एमिनो बोल रहा है, 4 एमिनो बोल रहा है, मतलब ऊपर में जो ऑक्सी चिपकाए हुए थे उसके जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाइन ग्रुप आ जाएगा, मतलब NH2 आ जाएगा। क्लियर, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा ये हो गया। ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे 4 अमीनो बोल रहा है, तो यहां से आ जाएगा NH2, और 2 ऑक्सी बोल रहा है, यहां से आ जाएगा डबल बॉन्ड और O, एक नाइट्रोजन यहाँ पे था, एक नाइट्रोजन यहाँ पे था, तो यहाँ का डबल बॉन्ड हटेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। क्लियर, जिसके बाजू में डबल बॉन्ड रहेगा उसके पास का डबल बॉन्ड हटा दो अब भी, बाकी समझेंगे वो ऑर्गेनिक में कि डबल बॉन्ड कैसे हट रहा है वहां। ठीक, तो ये आ गया भाई तुम्हारे साइटोसिन का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है, बुक में दिया है, सब नहीं दिया है, बाकी दिया है, कौन कौन सा 2 3 दिया है, एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं है कौन कौन, ये तो दिया है, ये मेरे को भी पता है, एडिनिन ये सब दिया हुआ है, ठीक है, बाकी जो भी दिया हुआ है देखेंगे उसको। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, डन, गुड। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली में जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो कैसे बनता है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसका किसका बना हुआ रहता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान दो ध्यान दो, ये ले लिया हम लोगों ने पेंटोज शुगर, इसमें यहां पे जुड़ा हुआ ये H, यहां पे जुड़ा हुआ ये OH, बाकी लिख लेना, ठीक है, हमको यही का काम है। आएगा क्या, यहां पे आ जाएगा एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस आ गया, इन दोनों के बॉन्डिंग से, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, और मैंने बार बार क्या बोला हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब भी बॉन्डिंग बनाता है वाटर का लॉस होता है, तो यहां से होगा वाटर लॉस, और यहां से रिमूव हो जाएगा क्या चीज, -H2O, ये मैंने रिमूव कर दिया, और इनके बीच में यहां पे फॉर्म होगा बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में फॉर्म होगा बॉन्ड, भाई वो OH था पहले, OH से वो, अच्छा एक बार और लिख दें क्या, समझ, तुम लोग 2 बार बनाओ, मैं ना बना, 2 बार बनाओ, एक में खाली इधर ग्लूकोज सॉरी राइबोज लो, दूसरे में खाली N2 बेस लो, ठीक है, अगले वाले में जो OH ऊपर में लिखे हुए थे उसको काटो, एरो डाल करके ऐसे लिखोगे, फिर उसको काटो, सिर्फ O जोड़ोगे और इसको N2 बेस से जोड़ देना है,
ठीक है, और यहां से वाटर रिमूव कर दोगे। जब भी वाटर रिमूव होगा, ग्लूकोज का चेन एंड टू बेस से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम रटो, क्या आ जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, क्लियर। तो ये बन गया भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। आ गया होगा समझ में। अब N2 बेस पे तुम्हारे दो चीजें आएंगे, या तो आएगा यहां से तुम्हारा प्यूरिन, या तो आएगा यहां से पिरिमिडीन। अपना स्ट्रक्चर निकालो। अगर प्यूरिन जुड़ रहा होगा तो 9th नंबर पे जहां पे लिखा हुआ नाइट्रोजन, घूम करके आओगे तो 5वें नंबर के नीचे में 9th नंबर लिखा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को ऐसे पलटा दो, ऐसे करके फ्लिप कर दो और उसको ला करके यहाँ पे चिपकाएंगे। तो प्यूरिन अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा? 9th नंबर, 9th नंबर से जुड़ेगा। और अगर पिरिमिडीन जुड़ेगा तो पहले ही नंबर में वहां पे हम लोगों ने क्या लगाया? नाइट्रोजन लगाया हुआ है, तो वो पहले नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। कहां से जुड़ेगा? फर्स्ट नाइट्रोजन से। और ये 9th नंबर पे जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उससे जुड़ेगा। प्यूरिन 9th नंबर से जुड़ता है और पिरिमिडीन पहले नंबर से जुड़ता है। भूल जाओगे तो भी चलेगा, वो तुम्हारे काम का नहीं है वैसे। ये हो गया क्या? ये तो यहां से आ गया तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड जो रहता है, ये हम लोग लेंगे इसको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या आ जाएगा यहां पे? फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4, क्लियर, H3PO4। अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या आ रहा है? H3PO4। क्या नाम आ रहा है? H3PO4। H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ये हो गया P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH। ये हो जाएगा तुम्हारा H3PO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अभी स्ट्रक्चर बनाना सीखे नहीं हो, मैं जितना बनाते हुए चल रहा हूं, चुपचाप वैसे का वैसे बनाते हुए चलो। H3PO4, क्लियर। आगे देखो, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे किसके साथ में? वो जो पिछले में हम लोगों ने बनाया नाइट्रोजन, सॉरी न्यूक्लियोसाइड। ध्यान दो, यहां से ये जुड़ा है फिर N2 बेस, नाइट्रोजन बेस, ये है H, बाकी ना लिख रहा, यहां से आ जाएगा। ध्यान देना, ऊपर में है CH2OH, नीचे में आएगा H, यही ना रहता है। इस साइड में चिपकाएंगे। ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1 है, तो इसको 1 2 3 4, जब ग्लूकोज चेन का, सॉरी ग्लूकोज नहीं, राइबोज चेन का जब नंबरिंग करोगे तो इसको क्या लिखना है? ऐसे 1 1 मत लिखना, इसको क्या लिखना है? ध्यान देना, 1 के ऊपर में ऐसे डैश लगाना, ऐसे 1 के ऊपर में ऐसे डैश लगाना, इसको बोलते हैं 1 प्राइम। 2 के ऊपर में ऐसे डैश लगाना, इसको बोलेंगे 2 प्राइम। क्लियर। तो भाई वो चलन है, ऐसे ही लिखना है 1 प्राइम, ये कार्बन नंबर 2 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 4 प्राइम और यहां से हो जाएगा ये 5 प्राइम। तो नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है? 1 प्राइम से जुड़ता है, भाई यही ना है। क्लियर, इसी से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है? 1 प्राइम से जुड़ता है। फॉस्फोरिक एसिड जो रहेगा ये तुम्हारा जुड़ेगा 5th नंबर पोजीशन, मतलब 5 प्राइम पे जुड़ेगा, 5 प्राइम पे जुड़ेगा। और जब भी जुड़ेगा तो क्या निकलेगा वहां से? क्या निकलेगा? वाटर रिमूव होगा। ये बनाओ पहले, उसको ला करके मैं जोड़ूंगा यहाँ पे डायरेक्ट, तुम 2 बार लिखो। अब ध्यान दो, फॉस्फोरिक एसिड लाओ यहीं पे, ये आ गया हम लोग का फॉस्फोरिक एसिड। इसके पास है OH, इसके पास है OH, H2O बाहर निकाल दो तो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो इसका OH जो है ये हो गया रिमूव, ये गया, इसका H ये भी गया, और इनके बीच में फिर यहां पे हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, CH2O और ये इसके साथ। क्लियर, क्लियर। तो यहां पे ये जो बॉन्ड फॉर्म होकर के आया है, ये जो बॉन्ड फॉर्म होकर के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर, नहीं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, सिर्फ एक एस्टर। क्लियर, सिर्फ एक एस्टर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जितने बार यूज होगा उतने बार लिखो, तभी याद होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। ये बनकर के आ गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनकर के आ गया? न्यूक्लियोटाइड।
अब करेंगे क्या, इस न्यूक्लियोटाइड को एक के पीछे एक जोड़ते चलो, इस न्यूक्लियोटाइड को एक के पीछे एक जोड़ते चलो। जैसे ये एक ऊपर में चला गया, एक इसके नीचे आ गया, ऐसे इसके फिर ऊपर ऐसे करके सीधा निकाल दो आगे। क्लियर। जब ये आगे तक जाएंगे तो जो पूरा एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। आ गया समझ में? तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, हम लोग को डीएनए तक नहीं बनाना। और ये जब बनाओगे ऐसे ऐसे तो ये तुम्हारा फॉर्म होगा फिर यहां से डीएनए या आरएनए, जो लेना चाहे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बनकर क्या आएगा, यहां से डीएनए या फिर आरएनए। और ध्यान देना, जब दो ये अब न्यूक्लियोटाइड बन चुका है, ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फोरिक ग्रुप ग्लूकोज से जुड़ेगा, ग्लूकोज बार बार आ रहा है, ग्लूकोज में एक दो बार और बोल भी तो समझ लेना ये राइबोज ही है। ठीक है, क्योंकि तो शुगर में ग्लूकोज जीभ पे चिपक चुका है, वो जब शुगर का नाम आता ही है तो ग्लूकोज पहले निकलता है, राइबोज। राइबोज शुगर से जब ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तब यहां पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो यहां पे बनता है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। इसको ऐसे लिखो क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम लोग को दिखना है नहीं, ऐसे लिखो ऐसे। ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड एक, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। यहां पे इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इनके बीच में जो बना हुआ है वो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर पूरा चेन बनाएंगे, इधर भी ये रहेगा आगे भी जाएगा, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, समझ में आ गया होगा पूरा, इजी है। चलो जल्दी पहले इसको नोट डाउन करो, एक बार रिपीट करवाएंगे फिर नेमिंग करेंगे फिर कंप्लीट। ठीक है, जल्दी करो जल्दी, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम्स पे। डन, गुड। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग लिखो। नेमिंग सबसे पहले यहां पे हम लोग का ग्रुप आ जाए, कौन कौन सा, या तो प्यूरिन या पिरिमिडिन। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले नाम ही लिख देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले में आ जाएगा एडेनिन, ये N2 बेस है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, फिर यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर, 5 नाम हो गया। अगर हम लोग इसका पहले बनाएंगे क्या चीज, क्या चीज, पहले बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, मतलब इसको जोड़ेंगे हम लोग किसके साथ में, शुगर के साथ, हाँ शुगर के साथ। क्लियर, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे इनका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो एडेनिन जो रहता है इसका नाम बन जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन। ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। क्लियर, उसके बाद फिर ग्वानिन है, ग्वानिन क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। अच्छा ये ऐसा सी होता है, जो भी होता है स्पेलिंग देख लेना भाई। ये क्या आ जाएगा, एडिनोसिन, ये हो जाएगा ग्वानोसिन। यूरासिल, यूरासिल को बोलते हैं हम लोग यूरिडीन, यूरिडीन, यूरिडीन। क्लियर, ये हो जाएगा यूरिडीन। ठीक है, उसके बाद थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन को बोलते हैं थाइमिडीन, थाइमिडीन। क्लियर, और साइटोसिन को बोलेंगे साइटिडीन, साइटिडीन। इसको क्या बोलेंगे, साइटिडीन। इतना समझ में आ चुका रहेगा। अब देखो एडिनोसिन आ गया, यहाँ पे एडिनोसिन आ गया। अब अगर इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें, फॉस्फेट। कहां गया भाई, हाँ इसमें पहले ये जोड़ दिया, इसका नाम, इसका नाम, सिर्फ इसका नाम। अगर एडिनिन जुड़ेगा तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ेगा तो ग्वानोसिन, यूरासिल जुड़ेगा तो यूरिडिन, साइटोसिन जुड़ेगा तो साइटिडिन, थाइमिन जुड़ेगा तो थाइमिडिन। क्लियर, अब जब इसके साथ में ये फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिए, अभी कितना फॉस्फेट जोड़ा, सिर्फ एक। अभी कितना जोड़ा, सिर्फ एक, ध्यान देना। अगर न्यूक्लियोसाइड बनाए तो ये नेमिंग, इसी से जब न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे
इसी से क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, और एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। एक फॉस्फोरिक एसिड यहां पे जोड़ने वाले हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये इसका नाम क्या बनेगा, ध्यान देना, एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़े हैं, तो एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन में एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ध्यान दो, एक लाइन बता रहा हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। मोनोफॉस्फेट, जब दूसरा फॉस्फेट जोड़ोगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एडीपी, फिर जब उसमें हम लोग तीसरा फॉस्फेट जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हुआ, एटीपी एडीपी का नाम कहां से आया हुआ है, ये अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। एसिड है ना न्यूक्लियोटाइड, क्या है ये, एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो चुका है, तो इसका नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसी को बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ग्वानोसिन, तो ये क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको लिखते हैं GMP, ग्वानोसिन मोनो, तुम पूरा लिखोगे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसका जो नाम रहेगा इसको हम लोग बोले ग्वानिडी, ग्वानिलिक, ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। क्लियर, इसका नाम यूरिडिन है, तो ये क्या बन जाएगा, UMP, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा ये, UMP। क्लियर, या फिर इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा ये हो जाएगा यूरिडिलिक, यूरिडिलिक एसिड। क्लियर, फिर थाइमिडिन है, तो ये हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड, या फिर इसका नाम क्या जाएगा, सबसे पहले TMP। TMP बोलने का मतलब थाइमिन मोनोफॉस्फेट, सॉरी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा ये, और थाइमिडिलिक एसिड। क्लियर, ये हो जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन, साइटोसिन मोनो, अच्छा साइटोसिन है क्या, हाँ साइटिडिन, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, क्या आ जाएगा ये, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसी का नाम क्या हो जाएगा, साइटिडिलिक एसिड। क्लियर, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे तो डाइफॉस्फेट, तीन जुड़ेगा तो ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, बस ये नेमिंग का टेबल तुमको याद रखे रहना है, इसका भर भर करके यूज अभी आगे में भी देखेगा, और 12th में तो है ही है, और ये बेस है, ये बेस है, बेसिक यही है। ये भूल गए मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगले वाले क्लास का वो खत्म, उसके बाद इसके आगे आने वाले टॉपिक्स में जहां जहां पे इनके यूज होंगे वो खत्म। तो इससे बढ़िया है जो बेसिक एलिमेंट्स उसको रट डालो पूरा पूरा, और ये चैप्टर में तो एक वर्ड भी ना छोड़ो भाई, एक वर्ड भी ना छोड़ो, जो पेज का स्टार्टिंग में पहला वर्ड दिया हुआ उसे लेकर के आखिरी तक पूरा घोल के पी जाओ, ऐसे याद कर लो इसको। क्लियर, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। डन, बहुत बढ़िया। तो इतने में से हम लोगों का न्यूक्लिक एसिड भी हो गया खत्म। एंजाइम्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका डिटेल देख लेते हैं, फिर उसका रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एंजाइम्स इंपैक्ट करते हैं वो हम लोग करेंगे कल, और कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि एंजाइम्स के बाद में फिर तुम्हारे कोफैक्टर्स और छोटे मोटे एलिमेंट्स ही बचे हुए हैं, और बाकी मोस्टली चीजें जो तुम्हारे आखिरी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो तुम्हारे 11th में ना 12th में पढ़ना है हमको, उसमें लिख भी दिया है कि ये 12th क्लास में पढ़ने वाले हो डिटेल में करके, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पे है नहीं वैसे भी, और रिएक्शन जो आखिरी में दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे देखेंगे नहीं, बहुत ही इजी है, ऊपर ऊपर से उसको निकालना है। क्लियर, क्लियर, चलो भाई ठीक है। हाँ एक चीज और, हो सकता है स्पेलिंग कहीं पे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो गया रहे, उसको देख लेना, फिर मेंटेन कर लेना। नेक्स्ट एंजाइम्स, हेडिंग लगाओ एंजाइम्स। अच्छा इसको मैंने एक बार रिपीट करवाऊंगा, बोला वेट भाई रिपीट करवा देते हैं, ध्यान दो, याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले में हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड सॉरी न्यूक्लिक एसिड होता क्या, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो रहता है तुम्हारा RNA और DNA ही होने वाला होगा।
आरएनए और डीएनए जो रहता है ये तुम्हारे प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ज्यादा प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल हम लोग डीएनए को मानते हैं, आरएनए को हम लोग नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर, इसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन आता है, उसमें नहीं आता। ये सब हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में किया हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट डिस्कवरी पहले कहां पे खोजा गया था? फर्स्ट सेल में खोजा गया था। फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट था और जब इसको निकाला गया था तो इसके न्यूक्लिक एसिड सॉरी इसके फॉस्फोरिक एसिड का नेचर के बारे में पता नहीं था, जिसके लिए इसके वजह से न्यूक्लियस बोला गया था सबसे पहले में। बाद में आगे चल करके ऑल्टमैन ने इसके फॉस्फोरिक एसिड को भी डिस्कवर कर लिया और इसका नाम बन गया वहां पे क्या चीज? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर क्लियर, आगे देखो न्यूक्लिक एसिड किसका बनता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है? न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड किसका बनता है? ये बनेगा तुम्हारा राइबोज शुगर, मतलब पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बोलने का मतलब अल्फा डी सॉरी बीटा डी राइबोज। क्या हो जाएगा? बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज शुगर में जब नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया जाता है तब तुम्हारा बनेगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या आएंगे? पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन सॉरी प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडिन में क्या आ जाएगा? यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर, यूरासिल जो रहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किसमें मिलेगा? आरएनए में। थाइमिन किसमें मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, सिर्फ डीएनए में। क्लियर, इस हिसाब से आरएनए में तुम्हारे 4 कंपोनेंट्स क्या क्या? एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। डीएनए के 4 कंपोनेंट्स क्या क्या? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। याद रखना, थाइमिन साइटोसिन है डीएनए में और यूरासिल साइटोसिन है तुम्हारे आरएनए में। क्लियर, ठीक है। आगे देखो, कुछ स्ट्रक्चर्स बताना है क्या? ये तो समझ में, ये तो किए है, इसको क्या देखोगे, छोड़ो इसको, ये नाम भी हो चुका। स्ट्रक्चर याद करना है तुमको, मैंने बनाने का तरीका बताया कैसे बनाना है। पहले जनरल स्ट्रक्चर उठाओ और इनके नाम को रट डालो। नाम रट लिए, काम हो गया। ये 3 मिथाइल यूरासिल मैंने यूरासिल के कंपैरिजन में बनाया हुआ है। अगर पिरिमिडिन के हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। वो नाम लिखवा दें क्या? नहीं, ज्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगा, छोड़ो, उसको ऑर्गेनिक में देखेंगे सीधा। क्लियर, ऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी के लिए यही नाम रटो पूरा। क्लियर, तो यहां से तुम्हारे पांचों के पांचों 5 क्या भाई? 5 नाम और साथ में 2 बेस स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट, ये आ गया यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें से एक राइबोज शुगर में हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस जोड़ा। ध्यान देना, OH में ऊपर में जुड़ेगा, ये बीटा है, बीटा डी है, बीटा डी राइबोज। तो OH ऊपर आएगा, ऊपर से ये नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेगा। और यहाँ पे तुम्हारा CH2OH ग्रुप ऊपर में रहने वाला होगा, वहां से तुम्हारा ये फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ेगा, क्लियर, कौन से नंबर पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस? 1 प्राइम पे। फॉस्फोरिक एसिड कौन से पे जुड़ेगा? 5 प्राइम पे। नाइट्रोजन बेस का कौन सा नंबर का जुड़ेगा यहाँ पे? अगर प्यूरिन है तो 9th नंबर का पोजीशन का नाइट्रोजन जुड़ेगा, और अगर पिरिमिडिन है तो पहले नंबर के पोजीशन का नाइट्रोजन जुड़ेगा। नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। फॉस्फोरिक एसिड अगर जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। 2 अगर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े तब के केस में इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि 2 बार कंफ्यूज हो जाओगे। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, आ गया होगा इतना समझ में? ठीक है, और कुछ बचा है क्या? अब नेमिंग है भाई, नेमिंग को तो दिमाग में बिठा लो, ये तो याद ही कर लो, तरीका तो बता दिए। खाली अगर नाइट्रोजनस बेस है तो उसका नाम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। जब उसमें जुड़ जाएगा क्या चीज? नाइट्रोजनस बेस सॉरी ग्लूकोज ग्रुप, तब ग्लूकोज कहा आ रहा है भाई, राइबोज ग्रुप जब जुड़ेगा इसमें तो ग्वानिन का ग्वानोसिन, एडेनिन का एडिनोसिन, थाइमिन का थाइमिडिन, साइटोसिन का साइटिडिन और यूरासिल का यूरिडिन। क्लियर, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे इसमें से फॉस्फेट ग्रुप तो हो जाएगा ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर आ जाएगा तुम्हारा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद यूरिडिन मोनोफॉस्फेट और आ जाएगा साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर, बस इतना ही है, हो गया। नेक्स्ट, अगला हेडिंग लगाओ, एंजाइम्स। क्लियर, एंजाइम्स। तो ध्यान देना, एंजाइम्स जो रहते हैं ये बेसिकली हमारे बॉडी में ही रहते हैं। एंजाइम्स जो रहते हैं, अब तो भाई वो उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इनको बोला था, हाईली स्पेसिफिक। वो उनको जो जिस एंजाइम को जो काम दे दिया उसके अलावा दूसरा करेगा ही नहीं।
क्लियर, उसके अलावा और दूसरा काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जितने एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा हुआ था, प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हुए थे, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सारे एंजाइम्स जो रहेंगे तुम्हारे हाईली स्पेसिफिक होते हैं, पहला। दूसरा समझो, जितने भी तुम्हारे एंजाइम्स रहते हैं ये प्रोटीनिशियस होते हैं। प्रोटीनिशियस बोलने का मतलब प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, दो एंजाइम को छोड़ करके। क्लियर, नाम लिखवाऊंगा उसका। क्लियर, तो सारे के सारे एंजाइम्स कैसे होने वाले रहेंगे यहाँ पे तुम्हारे, प्रोटीनिशियस, प्रोटीनिशियस। क्लियर, प्रोटीनिशियस। आगे देखो एंजाइम्स, पहले लिखते चलो एंजाइम्स, ये क्या हो जाएंगे ध्यान देना। यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहा है, एक हो जाएगा एन, एक हो जाएगा जाई। एन का मतलब होता है क्या पता है क्या, विद इन। एन का मतलब क्या होता है, विद इन, यहीं से तो एंडो वर्ड निकला हुआ है। क्लियर, विद इन। ठीक है, विद इन। तो विद इन सबसे पहले ये एंजाइम जो खोजा गया था वो था यीस्ट, विद इन यीस्ट, विद इन यीस्ट। यीस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें तुम्हारा क्या खोजा गया, एंजाइम। और जाइम इसीलिए वर्ड आया हुआ है क्योंकि ये तुम्हारा जाइमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले यीस्ट के इनसाइड में जाइमेज एंजाइम निकाला गया और उसी को हम लोग बोल रहे हैं एंजाइम, एंजाइम। क्लियर, हो गया क्या, इतना समझ में आ गया रहेगा। एक सेकंड बस वेट करो, एक सेकंड। ठीक, चलो अब पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते हुए चलते हैं स्पीड में। देखो ध्यान से, सबसे पहले में एंजाइम जो रहते हैं इनको हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट जो रहेंगे तुम्हारे दो टाइप से हो जाएंगे, एक ऑर्गेनिक, एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक। बायो कैटलिस्ट में जनरली ऑर्गेनिक आते हैं। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट में ये ऑर्गेनिक होने वाले रहेंगे। तो इनऑर्गेनिक जो रहता है और ऑर्गेनिक दोनों में डिफरेंसेस है। क्लियर, वो डिफरेंसेस मैं तुमको कल आखिरी में लिखवाऊंगा। ठीक है, हालांकि वो तुम्हारे डिफरेंसेस कहीं पे दिया नहीं है, वैसे भी इसका डिटेल जितना हम लोग को काम है वो तो मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं अभी। लिखो सीधा, सबसे पहले में क्या आ जाएगा, ये बायो कैटलिस्ट। दीज आर बायो कैटलिस्ट। दीज आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो एंजाइम्स रहते हैं ये हाईली स्पेसिफिक स्पेसिफिक होते हैं। लिखो, दीज आर हाईली स्पेसिफिक। क्या होता है मैं समझा रहा हूं। परफॉर्म फंक्शंस ओनली विच आर अलॉटेड टू देम। ऐसे लिखो, ओनली फॉर विच दे आर मेड अप ऑफ। या दीज आर मेड अप ऑफ। दीज आर मेड अप ऑफ, यहां पे लिखना ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ, लिखो पूरा लिखो, पूरा लिखो जल्दी। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक्सेप्ट, दो प्रोटीन को छोड़ करके, एक होता है तुम्हारा इसमें से राइबोजाइमेज, जाइमेज। ठीक है, राइबोजाइम, एक हो जाएगा इसमें से राइबोजाइम, और एक होता है राइबो न्यूक्लियेज पी, राइबो न्यूक्लियेज पी। ये दो एंजाइम्स होते हैं जो तुम्हारे आरएनए प्रोटीन होते हैं, आरएनए प्रोटीन। दीज आर आरएनए प्रोटीन। ठीक है, आरएनए प्रोटीन होते हैं, सॉरी आरएन प्रोटीन नहीं, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आरएनए एंजाइम्स होते हैं, आरएनए एंजाइम्स। ठीक है, ये बाकी जितने भी एंजाइम्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोटीनिशियस एंजाइम्स होंगे, मतलब प्रोटीन कंटेंट एंजाइम होंगे। और ये कैसा होता है, आरएनए एंजाइम होता है। क्या होता है, आरएनए एंजाइम होता है। क्लियर,
आरएनए एंजाइम होता है। लिखो, इतना डिटेल लिखो जल्दी, फिर थोड़ा सा और डील करें इसको, क्लियर, और फिर सेशन एंड किया जाएगा। चलो, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और लिख लो भाई इसमें से, वो दिमाग से उतर रहा था। ये जो रहते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, इसको हम लोगों ने अब भी पिछले वाले में देखा हुआ था। याद करो, जब हम लोग प्रोटीन देख रहे थे, तो प्रोटीन का जब हम लोगों ने टर्सरी स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि ये जो रहते हैं, ये फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं? फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। और वहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ था कि एग्जाम्पल में एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे टर्सरी स्ट्रक्चर है। कौन से हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर था पहला, तो ये हो जाएगा 3D टर्सरी स्ट्रक्चर। थ्री डी टर्सरी स्ट्रक्चर। अरे देखे थे ना प्रोटीन में अभी, कल वाले के पिछले वाले क्लास में, क्लियर। तो वहां पे जो देख लो, पीछे खोल करके कॉपी भी, जिसको ना दिख रहा हो या याद ना आ रहा हो। भाई मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूं कि पिछले वाले कंटेंट नाम आए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि उसको कहां पे पढ़े हुए थे। एग्जैक्ट पोजीशन ना पता रहे, एग्जैक्ट लोकेशन ना पता रहे, एग्जैक्ट टॉपिक ना पता रहे, कम से कम ये तो याद आए कि पढ़े हुए हैं, तब तुमको चीजें याद होंगे। ठीक है, 3D टर्सरी स्ट्रक्चर। और एक चीज समझो, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना डिटेल, जितना नाम, जितना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, भले ही अभी तुमको एक बार में समझ में आ गया हो, दिमाग में घुस चुका हो, कल सुबह होता तो सब उतर जाएगा। इसीलिए मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा, आज का क्लास तो 1 ही घंटे या मुश्किल से 1 घंटा 10 मिनट का जाएगा, 5 मिनट तक का। ठीक है, तो रात को खा पी करके जब बेड में जाओगे सोने के लिए, वीडियो ऑन कर लेना, 2x के स्पीड में एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, 2x के स्पीड में एक बार फिर से देख लेना, सारे एलिमेंट्स तुम्हारे भेजे में बैठ जाएंगे, फिर आराम से सो लेना घर में, या फिर देखते देखते ही सो जाना चुपचाप। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो अब हाँ, डन, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दो, एंजाइम्स जो रहते हैं बेसिकली, ये हमारे बॉडी में होने वाले रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। भाई कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ये देखेंगे हम लोग, छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने आज इतना नाम और स्ट्रक्चर और ये सब करवाया है, इसीलिए मैं उसमें, क्योंकि एक रिएक्शन देखेंगे पहले, फिर उसके लिए एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे, तो सबको एक साथ साट के लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट ही है, ज्यादा नहीं है। कल भी करेंगे तो 15 मिनट में ये तुम्हारा एंजाइम खत्म हो जाएगा, इतना इतना ही कम है। लेकिन समझाने वाले जो एलिमेंट्स है वो तुम्हारे भेजे में जाएगा, ये गारंटी नहीं है। इससे बढ़िया है कल तो करने ही वाले हैं, क्योंकि छूटेगा भाई थोड़ा मोड़ा चीज, को फैक्टर्स देखेंगे, और भी तुम्हारे एक आध दो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एंजाइम्स रिएक्शन देखेंगे। तो ये सब देखना ही है, तो एक क्लास जैसे भी जाएगा ही जाएगा, इससे बढ़िया थोड़ा सा आराम से निपटाओ। क्लियर। तो ध्यान देना, एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट बोला जा रहा है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी भी रिएक्शन को करवाता है, वो भी उसके रेट को बढ़ा करके। क्लियर, मोस्टली बढ़ाता है। ठीक है, बाकी वो चेंज होता है, बोलने का मतलब कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो जो एंजाइम्स रहते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्लियर, तो एंजाइम्स में क्या करेंगे? हमारे बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड बनता है, ध्यान दो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अभी सुन लो, रिएक्शन ना लिख रहा। हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि टूटने के बाद तुम्हारे 2 अलग अलग आयन्स बनाएगा। ठीक है, तो अगर बिना एंजाइम के, ये रिएक्शन बिना एंजाइम का भी होता है, तो अगर बिना एंजाइम के इस रिएक्शन को H3PO4 बनाने का, सॉरी कार्बोनिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बिना रिएक्शन का करवाएंगे, तो तब के केस में 200 मॉलिक्यूल बनता है पर आवर 1 घंटे में। क्लियर। और अगर हम लोग इसको क्या बोलना चाहिए? एंजाइम्स के, अगर हम लोग इसको एंजाइम्स, एक सेकंड, हाँ ठीक है, रुक जा रहा था वो। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, कहां पे थे? हाँ, रिएक्शन। तो अगर मान लो फॉस्फोर हमारे बॉडी में अगर बनाना है प्रोडक्ट, तब के केस में बिना एंजाइम का अगर बनाएंगे तो 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनता है, 1 घंटे में। और अगर वहीं हम लोग कोई सा एक एंजाइम यूज कर लेंगे, कौन सा एंजाइम है वो भी मैं तुमको कल बताऊंगा, तो अगर हम लोग उसी को फॉर्म करवाने के लिए एक एंजाइम यूज कर लेते हैं, तब के केस में 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनता है। बिना एंजाइम का 200 मॉलिक्यूल पर आवर,
1 घंटे में बस 200 मॉलिक्यूल, और एंजाइम यूज किए तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस देखो कितना ज्यादा डिफरेंस प्रोवाइड करता है एंजाइम का यूज। तो एंजाइम जो रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और हमारे रिएक्शंस जो भी हमारे होने वाले बॉडी में रिएक्शंस रहते हैं इनको ये अच्छे से रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट क्या करेंगे? उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं। रेगुलेट करने का काम तो हार्मोन्स का होता है, ठीक है, रोकेंगे, कम करेंगे, जो भी है वो। इतना समझ में आ चुका रहेगा? इतना समझ में आ चुका रहेगा? तो बस भाई आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। एंजाइम्स हो चुका तुम्हारा, मतलब आधा हो चुका है। अब एंजाइम्स का रिएक्शन, एंजाइम जो रहता है रिएक्शन में कैसे काम करने वाले रहते हैं ये हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। मुश्किल से हार्डली वो 10 to 15 मिनट का वो क्लास रहेगा, और कल भी 1 घंटे का नहीं जाएगा, 1 घंटे से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। और हाँ, बार बार बोल रहा हूं, इस वाले चैप्टर, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये रिवीजन पूरे साल भर करना है। जब मौका मिले इस चैप्टर पे कूदो और इसको सॉल्व, इसको रिवीजन करो। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, 2 चैप्टर्स तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में 3 चैप्टर्स, और इन बाकी भूल जाओ, चलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखे रहो, चलेगा। 12th में अगर यहीं पे क्लास करोगे तो मैं तो तुमको पूरा डिटेल में 11th का और 12th का पूरा बायो करवा ही दूंगा, क्योंकि 12th में भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है 11th का सिलेबस, ठीक है। तो 12th में आ जाएगा, क्योंकि उधर तुम्हारे चैप्टर्स भी कम है और बताने में भी वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि नए नए एलिमेंट्स देखना है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट रहता है। तो जो फैक्ट बेसिस पे यहाँ पे पढ़े हुए हो वो वहां के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, तो पढ़ने में मजा भी आता है, क्लियर। तो वहां पे मैं डिटेल में करवा दूंगा, उसका लिए बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं ही क्या, तुम जहां पे भी पढ़ोगे वहां पे तुमको डिटेल में ही करवाया जाएगा। आ गया होगा समझ में? तो 11th में तुमको बेसिकली 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है, पूरा पहले पेज से आखिरी पेज से रट डालो, रट डालो। एक तो सेल, दूसरा सेल साइकिल, और तीसरा बायोमोलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बिना बायो अधूरा, केमिस्ट्री भी इनके बिना अधूरा है, ठीक है, क्लियर। अभी ऑर्गेनिक आएगा तो पता चलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक से लाया हुआ है। तो ऑर्गेनिक के तुम्हारे कॉन्सेप्ट यूज होता है, उनके कंटेंट्स नहीं, कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से रिवीजन बार बार करो, बार बार इतना करो कि तुम्हारा 11th खत्म होने से पहले ये 3 चैप्टर का वर्ड नंबर नहीं, वर्ड का लाइन नंबर, वो वर्ड कौन से लाइन में, इतना बोल पाओ, इतना रट डालो पूरा, ठीक है, क्लियर। चलो तो आज के लिए इतना ही है भाई। अब कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर एंड करेंगे। कल तुम्हारा फिजिक्स भी कंप्लीट होगा और ये भी कंप्लीट होगा, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।